नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि बिना नोट बनाए वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है यूनिट का नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रो को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, जो कि बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, तो इसको हम रिलेट कर देते हैं चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में होगा तो जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, तो इसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। आपने क्लास 11th की फिजिक्स जब पढ़ी होगी, तो जो ज्यादातर चैप्टर्स में मास को लेकर सारा डिस्कशन किया होगा, या फिर जो फर्स्ट यूनिट थी काइनेमेटिक्स, उसमें मास को इंक्लूड नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस किया गया था। उसी तरह से क्लास 12th के फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है पूरा, जिसमें 5 यूनिट आएंगी, वो सब चार्ज को लेकर डिस्कशन किया गया है। चार्ज पे ही डिपेंड है पूरी फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो अराइज होता है कि व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? समझते हैं इसको, चार्ज क्या होता है। तो पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जो इनिशियली एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई उनसे। करीब 600 बीसी में ग्रीक के लोगों को ये पता था कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है एम्बर, वो सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, तो इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। एम्बर क्या होता है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में पेड़ों पे जो गोट टाइप का निकलता है, और जब वो सूख जाता है तो बिल्कुल शीशे जैसा चमकदार हो जाता है, उसी को एम्बर बोलते हैं, पेड़ों से निकलता है ये। तो जब एम्बर को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, तो जो है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, या फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लें जो कि सबने किया भी होगा। जब हमने पेन को, जनरली पेन प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड को इससे रगड़ेंगे अपने हेयर में ड्राई हेयर पे जब रगड़ते हैं, तो फिर पेन के पास, मान लो ये हमारे पास पेन है, प्लास्टिक रॉड है, और यहाँ पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हमने ले लिए। ठीक है, तो जब बालों पे रगड़ने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लाया जाता है, तो इनको ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो अब ये अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है, जो प्लास्टिक रॉड और कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, तो इनिशियली ये दिमाग में आता है कि अट्रैक्शन का फोर्स, कहीं इसके पहले हमने अट्रैक्शन का फोर्स पढ़ा है। याद कीजिए क्लास 11th में कहीं पे जब दो मास होता है तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है? मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता तो बालों पर रगड़ने से पहले भी ये अट्रैक्ट करता, जो कि पहले नहीं कर रहा था। जब बालों पर रगड़ने से पहले तो ये प्लास्टिक जो पेन होता है हमारा, वो छोटे पार्टिकल्स को नहीं अट्रैक्ट कर रहा था। बालों पर रगड़ने के बाद ही ये इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। तो रगड़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इसके पास आई होगी जिसके कारण ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया इस एक्सपेरिमेंट से कि इस पर जो है, जो नई एडिशनल प्रॉपर्टी आई है प्लास्टिक पे, उस प्रॉपर्टी को बोला गया चार्ज। और जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है चार्ज के, सबसे पहले क्या एक नई प्रॉपर्टी आई जिसके कारण इसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, और जिसे चार्ज बोला गया। और जो ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज का बेसिक आइडिया हमें लग जाता है
और एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं, चार्ज को हम एक दूसरे तरीके से समझेंगे कि जैसे मान लो हमारा, इतना हमें पता है, हमारा यूनिवर्स जो है बहुत सारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, बहुत तो इतने छोटे हैं जिनका हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है। जो पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे सिलेबस में है, वो आपने सुन रखा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा क्लास 10th में थोड़ा बहुत। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारे और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनका कोई कंसर्न नहीं है, उन्हें हम कंसीडर भी नहीं करते हैं, और ना ही हमारे सिलेबस में उनको लेकर कोई चर्चा की गई है। तो ये देखा गया, जब एक इलेक्ट्रॉन को, जब दो इलेक्ट्रॉनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कहीं भी दो मास होंगे तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगता है आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, Gm1m2/r²। तो आप चाहें तो दोनों के मास रखकर, कैपिटल जी की वैल्यू रखकर, और इसके बीच की डिस्टेंस को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता दे रहा हूँ, ये लगभग होता है 10⁻⁻67 न्यूटन के ऑर्डर का। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू की हमें कोई अभी जरूरत है नहीं। तो इतना फोर्स अट्रैक्शन का, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, तो इतना फोर्स इनके बीच में लगना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा था एक्चुअल में, कि इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। और कितने फोर्स से लग रहे थे, कर रहे थे, ये जो फोर्स था लगभग 10⁻⁻24 न्यूटन के ऑर्डर का था। जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा था दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये लगभग 10⁻⁻24 न्यूटन के ऑर्डर का रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो नया फोर्स लग रहा था इन दोनों को 1 सेंटीमीटर के पास में रखने पर, वो 10⁻⁻24। तो आप देख के बता सकते हैं क्लियरली कि ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो ये फोर्स आ कहाँ से रहा था, ये बात, सवाल उठता है कि अभी तक तो हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, दो मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। और 10⁻⁻24 न्यूटन का, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा है ये, 10⁻⁻24। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन हैज सम एडिशनल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन हैज सम एडिशनल प्रॉपर्टी। जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोला गया चार्ज। और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, उसी फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां से हमें चार्ज के बारे में थोड़ा आइडिया लगता है कि कोई पार्टिकल होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके बीच अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके पास जो है चार्ज है। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो चार्ज की कोई बात ही ना होती। ठीक है, तो अब हम चार्ज की डेफिनेशन थोड़ा सा अगर लिखें, हम स्टेटमेंट लिखें इसका, यहाँ से हमें चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो चार्ज है क्या, क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कोई मैटर होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं चार्ज को, कि या फिर पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। चार्ज क्या है? इट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, अंदर की प्रॉपर्टी, एंड इंटेंजिबल। एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है, की प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मैटर है, which causes which causes a new fundamental force, a new fundamental force called electromagnetic force, electromagnetic force। ठीक है, तो कौन सा फोर्स इससे बनता है?
तो एक नया फंडामेंटल फोर्स यूनिवर्स में पाया गया जो कि किसके कारण आता है? चार्ज के कारण। और चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक, मतलब अंदर की प्रॉपर्टी है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, और इसे हम देख भी नहीं सकते। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। तो चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इंसानों में पाई जाती है। मान लो हमने बोल दिया कि ऑनेस्टी जो है इंसानों में पाई जाती है। ऑनेस्टी एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इंसानों की प्रॉपर्टी है। अब क्या ऑनेस्टी सभी इंसानों में पाई जाएगी? तो जरूरी नहीं है सभी इंसान ऑनेस्ट ही हो। कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान ऑनेस्ट है या नहीं है, किसमें ऑनेस्टी की प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि अगर कोई इंसान ऑनेस्टी शो कर रहा है, ऑनेस्टी दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे इसके पास ऑनेस्टी की प्रॉपर्टी है। और अगर नहीं दिखा रहा है तो ऑनेस्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। उसी तरीके से जैसे हर इंसान के पास ऑनेस्टी की, देखो ऑनेस्टी हमने इसलिए लिया है, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ले सकते थे यहाँ पे एग्जाम्पल में, लेकिन ऑनेस्टी बिल्कुल चार्ज की तरह है। जैसे चार्ज इंट्रिंसिक है, अंदर की प्रॉपर्टी है, वैसे ऑनेस्टी भी इंसानों के अंदर की प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है। चार्ज को टच नहीं किया जा सकता, वैसे ऑनेस्टी को भी टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ऑनेस्टी को सिर्फ फील किया जा सकता है। और कैसे फील किया जा सकता है? जैसे अगर फील भी नहीं किया जा सकता, बस हम्म, अगर कोई इंसान ऑनेस्टी शो कर रहा होगा तो हम बोलेंगे उसके पास ऑनेस्टी की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से चार्ज है मैटर की प्रॉपर्टी। कैसे पता चलेगा हमें कि किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी बॉडी के पास चार्ज है या नहीं? तो उसका प्रूफ होता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स शो कर रहा है तो हम बोलेंगे उस मैटर पर चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ऑनेस्टी होने के लिए इंसान की जरूरत है, किसी इंसान की जरूरत है। बिना अगर कोई इंसान ही नहीं होगा तो ऑनेस्टी की प्रॉपर्टी कहाँ से शो होगी? उसी की तरह से देखा जाए तो चार्ज की प्रॉपर्टी होने के लिए मैटर होना जरूरी है। बिना मैटर के चार्ज नहीं हो सकता है। तो मैटर को अगर हम मास बोल दें यहाँ पे, तो चार्ज जो है कब कब दिखेगा? जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज दिखेगा। जैसे ऑनेस्टी, अगर इंसान होगा तभी तो ऑनेस्टी दिखेगी। तो चार्ज, एक लाइन और लिखते हैं। चार्ज इज कम्स विद चार्ज किसके साथ आता है? मास। चार्ज इज ऑलवेज, लिख लेते हैं हम, ऑलवेज कम्स विद मास। लेकिन बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जिस तरह से ऑनेस्टी अगर होगी तो वहां पे इंसान होगा ही होगा, बिना इंसान ही नहीं होगा तो ऑनेस्टी नहीं हो सकती है। लेकिन इंसान है, जरूरी नहीं है उसके पास ऑनेस्टी हो। उसी तरीके से कि अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मास, जरूरी नहीं है कि मास हो तो चार्ज ही हो। ऐसे भी केस मिलते हैं हमें जहां पे मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप न्यूट्रॉन देख लीजिए। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन के पास अपना मास है, लेकिन न्यूट्रॉन सबको पता होगा ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके पे, इस पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो उस चार्ज के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया। क्या है अगर हमें लिखना हो कहीं पे, तो इट इज इंट्रिंसिक एंड इंटेजिबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मैटर के अंदर की, मास के अंदर की प्रॉपर्टी है। और इंटेंजिबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और कैसे पता चलेगा? अगर दो आप पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे कि इनके पास चार्ज है। चार्ज के कारण ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये लाइन जरूर याद रखिए, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गई चार्ज की बात। अब चार्ज के टाइप्स कुछ पढ़ लेते हैं हम। तो इनिशियली ये देखा गया कि चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ भी रखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सुना होगा। तो टू काइंड्स ऑफ चार्ज,
टू काइंड्स ऑफ चार्ज। तो इनिशियली जो है चार्ज, इनिशियली क्या हुआ, चार्ज जो है दो पार्टिकल्स पर पाया गया, एक तो प्रोटॉन पर और एक न्यूट्रॉन पर। जो बेसिक फंडामेंटल चार्ज है वो कहाँ पे था, एक तो प्रोटॉन पे था और एक न्यूट्रॉन पे। तो चार्ज एग्जिस्ट ऑन, चार्ज एग्जिस्ट ऑन कहाँ पे, प्रोटॉन पे पाया गया, प्रोटॉन पर। और दूसरा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, जो प्रोटॉन पर चार्ज पाया गया उसे नाम दिया गया प्रोटॉनिक चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पाया गया उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो दो काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, एक को प्रोटॉनिक चार्ज बोला गया, एक को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला गया। इनके साथ में एक बहुत कमाल की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई थी। ये देखा गया कि जब एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के पास ले आते हैं, जब एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के पास ले आते हैं, तो जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है, चार्ज की प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। जैसे तो इधर समझते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और है। ठीक है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था रिपल्सन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था जब ये कुछ डिस्टेंस के पर रखे हुए थे। लेकिन जब इन दोनों को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ लाया गया, तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का इस सिस्टम से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। इसका मतलब इनके पास जो चार्ज था जब इन दोनों को साथ में लाया गया तो वो गायब हो गया। तो यहां से स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स विद, यानी वन कर लेते हैं, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कम्स विद वन प्रोटॉन, द प्रॉपर्टी ऑफ, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वेनिसेस। वेनिसेस का मतलब गायब होता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास में लाया जाता है तो चार्ज की प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो गायब हो जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जोड़ा गया। जैसा हमें पता है, जब हम इसे एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव नंबर को सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव नंबर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो नंबर, उनका सम जो है जीरो हो जाता है। जैसे +2 और -2 करते हैं तो ये जीरो आ जाता है। तो यहीं से थोड़ा सा इसको रिलेट करके कि दोनों पे दोनों को जब पास लाया जा रहा है तो उनकी वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू वो जीरो हो जा रही है, गायब हो जा रहा है चार्ज। तो एक को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया और एक को नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया। प्रोटॉन को बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को बोला गया नेगेटिव चार्ज। यानी कि दो टाइप्स के चार्ज हो गए, आप चाहे प्रोटॉनिक चार्ज बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बोलिए। ठीक है, और प्रोटॉनिक चार्ज तब आता है जब किसी बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तब आता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस पर हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ चार्जेज हो गए, एक को प्रोटॉनिक चार्ज बोला गया, एक को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन जब एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के साथ में लाया गया तो चार्ज की प्रॉपर्टी गायब हो जा रही थी। तो वहां से मैथमेटिक्स से इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया गया कि पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया, एक को नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉजिटिव वाला ज्यादा है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो अगर प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें हम, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है +1.6028 करके होता है, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये वाला चार्ज ज़्यादा है, ये वाला चार्ज कम है। दोनों की वैल्यू सेम है, बस ये दोनों एक अपोजिट नेचर के थे, इसलिए एक को पॉजिटिव दे दिया गया, एक को नेगेटिव नाम दे दिया गया। ये टोटली कन्वेंशन है। अगर उस टाइम पे साइंटिस्टों ने इसको पॉजिटिव बोला होता, इसको नेगेटिव बोला होता, तो हम आज इसको पॉजिटिव पढ़ रहे होते, इसको नेगेटिव पढ़ रहे थे। दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए एक को पॉजिटिव बोल दिया गया, एक को नेगेटिव बोल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मतलब ये नहीं है कि ये वाला ज़्यादा है या ये कम है, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दी गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज देख लेते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, क्योंकि चार्ज को मेजर करना है हमें। एक्चुअल में चार्ज मेजर हम कैसे करते हैं? चार्ज मेजर करने का मतलब क्या होता है? जब हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं ना, तो एक्चुअल में हमें पता नहीं होता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, बस उसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। चार्ज को मेजर करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना मास को मेजर करना। यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम। जब हम चार्ज मेजर करते हैं तो एक्चुअली हम जो फंडामेंटल चार्ज है, जो बेसिक चार्ज है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो उसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कंपैरिजन कर रहे होते हैं हम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम बोलें कि अ, जैसे मान लो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये 2 इंटू यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। उसी से हम कंपैरिजन करते हैं। जिस तरह से मास को पहले डिफाइन कर दिया गया, साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दिया कि इतनी क्वांटिटी होगी, तो उसे हम 1 किलोग्राम मास बोलते हैं। अब जब हम 10 किलोग्राम मास मेजर करते हैं, तो उसमें हमें क्या पता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं? बस हम उसी 1 किलोग्राम से कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड मास को मेजर करना है, उसी की तरीके से ये भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम चार्ज को क्या मेजर कर रहे हैं। बस हम 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, उसी से कंपेयर कर रहे हैं। हमें एक्चुअल में नहीं पता है हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। बस 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज से कंपेयर करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर कितना चार्ज है। कुछ और यूनिट्स देख लेते हैं। इनिशियली यूज़ किया जा रहा था ईएसयू, एक यूनिट होता है ईएसयू। ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर इसको कूलाम में कन्वर्ट करें तो 1 ईएसयू इक्वल्स टू होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एक यूनिट और होती है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एब कूलाम भी बोला जाता है, एब कूलाम। और 1 ईएमयू इक्वल्स टू होता है 10 कूलाम के इक्वल्स। ठीक है, और एक बड़ी यूनिट है, जिसे फैराडे बोलते हैं, फैराडे। एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हो गए। एक यूनिट और है जो कि एसआई यूनिट ही है, और एम्पियर सेकंड। ये आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा एम्पियर सेकंड भी चार्ज की यूनिट होती है। तो चार्ज की यूनिट हम याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ये सारी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, तो ये वैल्यूज और इनकी यूनिट्स हम याद रखेंगे। ये हो गई यूनिट्स ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है या फिर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम क्या क्या तरीके हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए तो आगे की कहानी जो है आसान हो जाएगी। अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ओनली बोल देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो सोडियम और हम क्लोरीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2A21। तो ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आपने, स्टेबिलिटी के लिए लास्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले 8 हो जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो चाहे इलेक्ट्रॉन कोई एटम जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दोनों के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान होता है। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके पास कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लें एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एटम्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोला गया। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होंगे, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं उस एटम्स के पास नॉर्मल स्टेट में, अगर किसी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास लाते हैं तो चार्ज की प्रॉपर्टी जो है गायब हो जाती है। तो नॉर्मल स्टेट में सोडियम के पास कोई चार्ज नहीं, क्योंकि 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है। 11 प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव 11 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होगा, और फिर उस पर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, माइनस 11 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मिलके जीरो हो जाते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी इस पे नहीं शो होती है। हालांकि 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन पर 11 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज है और 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को वैनिश कर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, इसलिए चार्ज नहीं शो हो रहा है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है सोडियम ऑक्टेट स्टेट पाने के लिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो कितना बचा इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 ही है, प्रोटॉन कभी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को, 10 प्रोटॉन के चार्ज को जो है मैनेज कर रहा था, इक्वल कर दे रहा था, जीरो कर रहा था। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को जीरो कर दे रहा था, लेकिन फिर इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा था, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा जो बच रहा था उसी के इक्वल अब इस पे चार्ज की प्रॉपर्टी शो होने लगेगी। इस पे क्या होगा? चार्ज की प्रॉपर्टी दिखेगी, और इसी को हम बोलते हैं Na प्लस के रूप में दिखते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके जीरो चार्ज। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो मिलके जीरो कर रहा था चार्ज को, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा जो बच रहा था उसके बराबर इस पे चार्ज आ जाता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी इसी तरीके से क्लोरीन को समझते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 17 प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 287। ठीक है। अब ये चाहे 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं से आ गए, अगर ऐसे सोचो, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए? 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं शो हो रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ कि इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के
17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जीरो कर रहे थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया, उसकी उसके कारण जो है इस पर निगेटिव चार्ज शो होगा। क्लोरीन को माइनस, क्लोरीन निगेटिव करके लिखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, अब ध्यान से यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से कोई ऑब्जेक्ट, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर आता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी एटम पर, किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और अगर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है, बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर किसी बॉडी पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये बताइए। पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तब जाके पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ही माइनस से लिख रहा हूं मैं, या फिर ऐसे बोलेंगे इसको, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उस ऑब्जेक्ट पर, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, या फिर अगर किसी बॉडी पर, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनेंगे जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तब, किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज कब आया, जब इलेक्ट्रॉन आई, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पॉजिटिव, अगर कहीं से किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या होगा, डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी ही तो होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी एक्सेप्ट करेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आएंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां से हमें पता चल गया चार्जिंग मेथड्स, चार्जिंग कैसे कैसे कर सकते हैं हम। तो अगर कहीं कोई बॉडी पे चार्ज है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, या तो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकले होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से आए होंगे। दो ही तरीके हैं, मतलब एक ही तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का, या तो चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब कुछ मेथड देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के मेथड क्या क्या है। जो पहला एग्जांपल हमने देखा था, याद है, जब हम बालों पे प्लास्टिक रॉड को रगड़ते हैं या फिर पेन को रगड़ते हैं, तो उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती थी। तो एक्चुअल में होता हो क्या रहा होगा, तो तीन मेथड्स जनरली बुक्स वगैरह में आपके दिए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें, बस जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं। पहला है बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो हमें फ्रिक्शन लगता है, 11th में पढ़ा होगा आपने। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम पेन को अपने बालों पे रगड़ रहे थे, तो हो क्या रहा होगा, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर पेन पे आ जा रहे होंगे, या फिर पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाल पे आ जा रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तभी उसके पास चार्ज आया। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं, तो उस पे जो है चार्ज की प्रॉपर्टी तो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर मान लो हमने मान लो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन पे आए, तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सोच के बताइए। कि मान लो मैंने अपने पेन को बालों पे रगड़ा, और बालों पे रगड़ने के बाद इस पे चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि ये हमने देखा कि
कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन से चार्जिंग का मेथड हुआ। जब ये अट्रैक्ट करने लगा तो इस पे चार्ज आ गया, तो किस पर चार्ज आएगा? हमने कहा कि बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर पेन पर आया है। बालों से, ध्यान से सुनिएगा, बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर पेन पे आया है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन पेन पे आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए पेन पे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई पेन पे, तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और जहां पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो बालों पर इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पेन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बालों पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, बॉल पेन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बालों पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जनरली ये क्या होता है, किसमें चार्ज होते हैं? इंसुलेटर्स में यूज करते हैं, इंसुलेटर। ठीक है। दूसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है? कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है? कंडक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली हो जाता है, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। ये जनरली मेटल्स होते हैं, जितने मेटल, एल्यूमिनियम हो गए, आयरन हो गए, कॉपर हो गया। तो मान लो कोई कॉपर की रॉड है हमारे पास, और दो रॉड हैं कॉपर की, कॉपर के दो रॉड हैं। इसको हमने कहीं से चार्ज कर लिया पहले से, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। तो अगर इसको चार्ज करना है बाई कंडक्शन, तो इसका मतलब होता है इसको हम ले जाके अगर इसमें टच करा दें तो कुछ चार्ज जो है इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है किस शेप एंड साइज पे, और इसकी कंडक्टिविटी वगैरह पे डिपेंड करता है। तो कुछ चार्ज इस पर भी आ जाएगा जब इसको हमने इस पे टच कराया। ध्यान दीजिए, इसमें टच कराना पड़ेगा, तो इस पर कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज इस पर है वही सेम चार्ज आएगा। ऐसा नहीं कि इस पर पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव आएगा, तो वही चार्ज इस पर आ जाएगा। तो ये जो न्यूट्रल था पहले, वो भी चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन मेथड चार्जिंग का। ठीक है, ये कंडक्टर में ही होता है। कंडक्शन मेथड कंडक्टर में ही होगा। ठीक है। थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है? इसमें हम एक दो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, दो मेटल होंगे, दो कंडक्टर होंगे, बिना टच कराए हम दूसरे को चार्ज कर लेते हैं। मान लो एक मेटल है हमारे पास, एक कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है। स्टार्टिंग में क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा कंडक्टर है हमारे पास जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो बिना टच कराए भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कराएंगे? बिल्कुल इसके पास में ले जाते हैं, इस चार्ज बॉडी को हम दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास में ले जाते हैं, और पास में ले जाएंगे तो क्या होगा? इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इधर जो है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, इधर जमा हो जाएगा। और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं वहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस कॉर्नर पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज और इस कॉर्नर पे आएंगे नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गया टेम्पोरली। हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसका, इस मेटल का ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको हटाएंगे तो ये फिर से मिक्स हो जाएंगे, ये अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे और फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंट चार्ज हो तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की हम कर देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग आगे बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अर्थिंग से क्या होता है? जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अगर डिफिशियंसी है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इस पर जो है चार्ज, नेट चार्ज जो है बचेगा। ठीक है, तो ये परमानेंट चार्ज हो जाता है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ना तो इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस बुक्स में हमारे सिलेबस में है तो हमने थोड़ा सा इसको समझा दिया। ठीक है। अब जो पढ़ने चल रहे हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है।
क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को ऐड कैसे करते हैं? मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास, उस पर हम +3 कूलम का चार्ज दे दिया, -5 कूलम का चार्ज दे दिया, -2 कूलम का चार्ज दे दिया, ऐसे अलग अलग चार्ज हमने इस सिस्टम पे दिए हैं। तो इस पर जो नेट चार्ज होगा, क्यू नेट, वो कैसे हम फाइंड करें? मान लो हमने Q1 दिया, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हमने बता चुका हूं मैं, कि चार्ज कैसी भी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसे, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिक सम के रूप में ऐड करते हैं। अलजेब्रिक सम क्या होता है? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है, अगर हमें कुछ नंबर्स को ऐड करना है, मान लो कुछ नंबर्स है हमारे पास, तो उनको साइन के साथ जब हम ऐड करते हैं, जैसे मान लो +5 है, -2 है, +8 है, -4 है, इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, जब इनको साइन के साथ ऐड करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। उसी तरीके से नेट चार्ज निकालने के साथ के लिए इनको हम विद साइन ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट चार्ज इनका। तो अगर जैसे इनको है, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 4 2 6। तो ये आ जाएगा आपका प्लस, जब इनको अलजेब्रिक सम करेंगे विद साइन ऐड करेंगे तो +7 आएगा। तो इसी तरीके से हम इनको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे, लेकिन ध्यान दें विद साइन करना है हमें, ठीक है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम विद साइन ऐड कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। तो Q1 है +3 कूलम, Q2 है -5 कूलम, -5 कूलम, और Q3 है -2 कूलम। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 -2 -7 और +3, तो ये आ जाएगा -4, -4 कूलम। ठीक है, तो ये हो गई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। चार्ज को ऐड करना सीख लिया हमने, कैसे करना है? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब विद साइन ऐड कर देंगे जो भी चार्ज है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर जो है आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, of an isolated system is conserved, is conserved। conserved आप लोग बोल दो, आप कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? उसका, जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसका जो है किसी और के साथ, इसके आसपास ना तो कोई चार्ज है, बिल्कुल सबसे अलग है। आइसोलेटेड का मतलब अलग है, आइसोलेट है, ये किसी और से इसका इंटरेक्शन नहीं है, तो इस सिस्टम पे जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते बिना किसी के साथ इंटरेक्शन के। लेकिन जैसा कि आपने कंजर्वेशन ऑफ मास 11th में पढ़ा होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास में हम बोलते थे कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस हम उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, और अ, हम क्या मतलब, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चार्ज क्रिएट भी होता है, डिस्ट्रॉय। तो चार्ज, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, इट इज पॉसिबल
it is possible to create it is possible to create or destroy the charge, but the net charge but the net charge of a system is conserved. चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। हम क्या मतलब एक प्रोसेस होता है, चार्ज क्रिएट भी होता है और चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो किसी सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहता है, वो नहीं चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर आपने रेडियो एक्टिविटी की बात कभी पढ़ी हो, जो सेकंड पार्ट में एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसमें रेडियो एक्टिविटी है। हालांकि अब तो चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? कुछ हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनसे कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज एमिट होती रहती हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में जब बीटा डिके होता है ना, बीटा डिके, बीटा पार्टिकल जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है रेडियो एक्टिविटी में, तो क्या होता है? अ न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन जो है, अ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन क्या होता है? किसमें? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन आल्सो जनरेटेड अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन आल्सो जनरेटेड। ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो जब कोई चार्ज नहीं था और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूट्रॉन गायब हो गया और प्रोटॉन बन गया, तो प्रोटॉन बनने से चार्ज तो क्रिएट हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बना, यहाँ पे तो चार्ज का क्रिएशन हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं था, लेकिन जब प्रोटॉन बना तो उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन उसके साथ ही में एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होता है। तो अगर नेट चार्ज हम देखें, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना, चार्ज का क्रिएशन हुआ, नया चार्ज बना, लेकिन अगर नेट चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी बन गया, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर नेट चार्ज हो जाता है 0। ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, बट द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको हम देख लेते हैं यहीं पे, कि चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक इसका मतलब क्या? रिलेटिविस्टिक क्या होता है? रिलेटिविस्टिक, रिलेटिव वर्ड सुना होगा। रिलेटिविस्टिक वर्ड यूज करते हैं हम जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो, तब यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है रिलेटिविस्टिक। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड, जैसे मास में आपने आपने क्या, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हम आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज बताई गई है कि जैसे मान लो कोई मास है, मान लो ये, इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लो 1 किलोग्राम का मास है, और जब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, अप्रॉक्स होती है इसके, तो जो मास की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और उसका फार्मूला भी उन्होंने दिया कि m = m0/√1 - v²/c²। c है स्पीड ऑफ लाइट, v है वेलोसिटी ऑफ मास, m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ रेस्ट या फिर रेस्ट मास। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तब जो मास था, और m को बोलते हैं मूविंग मास। मूविंग मास, तो जब ये बहुत मतलब लाइट के आसपास की स्पीड कोई मास एक्वायर कर ले, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास इज रिलेटिविस्टिक। यानी कि जब मास की स्पीड बहुत ज्यादा लाइट की स्पीड के आसपास होती है, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत ज्यादा हमारे, ना तो ये सब हमारे सिलेबस में नहीं,
लेकिन अब चार्ज रिलेटिविस्टिक नहीं है, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक। चार्ज रिलेटिविस्टिक नहीं है का मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज को हम लाइट की स्पीड के आसपास मूव कराएं, चार्ज को लाइट की स्पीड के आसपास मूव कराएं, तो चार्ज की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। जैसे मास बढ़ जा रहा था, चार्ज की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, इस लाइन को याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जानकारी के लिए बता दिया आपको। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है और सबसे इम्पोर्टेंट, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आज की क्लास की, जिसपे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उनको हम देख लेते हैं। थंबनेल में आपने देखा भी होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। जो सबसे छोटा चार्ज है वो मिला है हमें किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इज, द फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो जो फंडामेंटल चार्ज बेसिक या फिर सबसे छोटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हो, जो मिला है क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है। अब जैसा कि यूनिट ऑफ चार्ज में मैंने बताया था थोड़ा सा, कि जब हम चार्ज को मेजर करते हैं तो हम क्या मेजर करते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी से हम सारी चीजें उसका कंपैरिजन करते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का कितना गुना है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 10 कूलम चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना गुना है, यही तो मेजर करते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब, अगर किसी कोई बॉडी चार्ज है, हमने मान लो कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ए है, और ये अगर चार्ज है, पर मान लो कोई चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या स्टेटमेंट लिख दूं मैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट है, कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर। जैसे अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, तो वह या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। क्योंकि चार्ज, हमने ये पढ़ा था, बताया था कि उस लाइन को याद रखना, कि चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर करेंगे तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने। तो किसी बॉडी पे चार्ज या तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता 2.3 इलेक्ट्रॉन का बराबर हो जाए, 4.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज होगा या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 2.3 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला भी बनता है, इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड, इफ अ बॉडी इज चार्ज, तो जो फार्मूला बन के आता है, फार्मूला Q इक्वल्स टू, तो उस पर चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू NE। ये फार्मूला है आपका। Q क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी,
चार्ज ऑन द बॉडी। एन क्या है? एक इंटीजर है। या फिर जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछा जाएगा तो हम एन को कंसीडर करेंगे एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंसीडर करेंगे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? सर हम साइन के साथ यहाँ पे नहीं लिखना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब होता है कि किसी बॉडी पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि जैसे या तो दो, मान लो किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.4 इलेक्ट्रॉन 2.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी बॉडी पे चार्ज, मान लो चार्ज की वैल्यू दे दिया जाए, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि वो चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं दे दूं, मान लो पहला ये 3 कूलम, किसी बॉडी पे 3 कूलम का चार्ज है, एन ऑब्जेक्ट है एज चार्ज ऑफ 3 कूलम, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट पे 3 कूलम का चार्ज हो? तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि किसी बॉडी पे जो चार्ज दिया गया है वो फीजिबल है कि नहीं? फीजिबल का मतलब वो पॉसिबल है, वो चार्ज हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि सभी चार्ज, कोई भी चार्ज मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता है। 2.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं हो सकता है, 2.6 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 कूलम को कैसे है? तो हमारे पास फार्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, तो अगर हम एन की वैल्यू निकालें, एन इक्वल्स टू क्या हो जाए? Q अपॉन ई। अगर ये वैल्यू निकालें, कोई भी चार्ज दिया जाए और ये वैल्यू अगर एक इंटीजर आ जाता है, अगर इंटीजर आ जाता है तो जो दिया गया चार्ज है वो फिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालेंगे, अगर इंटीजर हो गया तो इसको निकाल सकते हैं हम। हम्म, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से निकाल के देखिए इंटीजर आता है कि नहीं। एन इक्वल्स टू क्यू अपानी, क्यू कितना दिया है? 3 कूलम, और ई की वैल्यू अभी भी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तो क्या ये एक इंटीजर है? देखते हैं। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये 10⁻+19, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के हम डेसिमल हटा लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 1 16, और बच जाएगा आपका 14। 8 बार जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻90। तो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब समझते हैं, जब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। तो 3 कूलम का चार्ज जो है पॉसिबल है, फिजिबल है किसी ऑब्जेक्ट पे। अब इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं क्लास 11th की क्लास जो है बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, और उसमें मैं पहले बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा उसमें, जो, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ में आपको प्रो होना पड़ेगा तभी आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक मैं देता हूँ, आप ये करके देखिएगा। जैसे मान लो मैंने दे दिया 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक ऑब्जेक्ट को मैं बोल रहा हूँ 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये फिजिबल है, ये किसी उस ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? तो इसके लिए भी वही मेथड हम अपनाएंगे। कौन सा मेथड? एन एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई करेंगे। अगर एन इंटीजर आ जाता है, अब इसको सॉल्व करिए आप। 32 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू, या फिर ऐसा कर लीजिए यहाँ पे 3.2 कर लीजिए।
3.2 कर देता हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, 16 या 32 और 10⁻⁻19, तो ये आ गया 2। तो क्या है, 2 एक इंटीजर है, इसलिए ये भी चार्ज फिजिबल है। अब जो है आप इसको करके बता दीजिए, बस फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दे रहा हूँ। 3.2 इंटू 10⁻⁻27 कर लीजिए। 3.2 इंटू 10⁻⁻27 कूलम का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है। क्वेश्चन है, इज इट फिजिबल और नॉट। क्या ये चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻27 कूलम का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है कि नहीं है? वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके बताइए। ये चार्ज फिजिबल है कि नहीं? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इनको इसमें कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है जो कुछ है। तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई जब हम करेंगे, तो क्यू कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻27 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये डेसिमल हटा हट जाएगा, 16 2 या 32, एन आ जाएगा 2 इंटू -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 और -27 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये -8, 10⁻⁻8। तो क्या ये इंटीजर है? तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप क्लास 6 7 8 के मैथ को पहले पढ़िए, नहीं तो मैं क्लास 11th की जब फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो पहले बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें बनाएंगे। तो ये इंटीजर नहीं है, नॉट अ इंटीजर। ये कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट पे। 3.2 इंटू 10⁻⁻27 कूलम का चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, एक दो और छोटे न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर इसको हम फिनिश करते हैं। एक मिनट, न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं यहां से। -3.2 इंटू 10⁻⁻19 की क्वेश्चन है कि अ बॉडी हैज चार्ज ऑफ -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो उस पर हमें ये बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस और डिफिशियंसी ठीक है, तो किसी बॉडी के पास -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो उस पे हमें ये बताना है कि पहले तो ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या उस पर कमी है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या उन पर कमी है इलेक्ट्रॉन की, और फिर बताना है हमें कि कितने इलेक्ट्रॉन, अगर कमी है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अधिकता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों एक्सेस में है। तो जैसा कि चार्ज की वैल्यू दी गई है, Q इक्वल्स टू दिया है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको वो बात याद होनी चाहिए, मैंने बताया था अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में बताया था, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कहीं से ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, तो क्या होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज शो होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी।
एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, तो यहां से पता चल गया हमें नेगेटिव चार्ज दिया गया है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास Q इक्वल्स टू एन ई, तो एन ही निकालना है, एन क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, तो Q हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर निकालने के लिए हम साइन के साथ नहीं रखना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साइन यही बता रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 10⁻⁻19 से 19 कूलम से कूलम, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, 16 दूनी 32, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अधिक है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये सब एग्जाम में वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए ये न्यूमेरिकल आनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 है, a body has a surplus a body has surplus of 0.3 into 10 to the power 6 electron. Find charge on the body, find charge on the body and find charge on the body and nature of charge and nature of charge। ठीक है, बॉडी पर कितना चार्ज है और चार्ज का नेचर क्या है, ये हमें बता देना। सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब किसी चीज की अधिकता होना। ठीक है, तो एक्सेस, तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस में है इलेक्ट्रॉन, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेचर जो पूछा है इसका आंसर तो हमें हो गया, मिल गया, कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि नेचर ऑफ चार्ज जो बताना था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हमें चार्ज कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। तो Q, एन कितना दिया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो दिया है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो एन या तो इंटीजर, अगर हमें वैल्यू चेक करना है कोई चार्ज है तो, नहीं तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो एन को हम एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। तो 0.3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्यू कितना हो जाएगा, 16 या 48, 0.48 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13, 6 और -19 को ऐड करेंगे तो 10⁻⁻13 कूलम, को हम ऐसे लिख दें 4.8 इंटू 10⁻⁻, जब डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं एक डिजिट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा 1 डिजिट से, तो कितना हो जाएगा, -14 कूलम। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0.3 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हम लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये दिया है हमें क्वेश्चन में, सरप्लस है इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट में है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कूलॉम्स लॉ में, जो अभी तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे, इंटरेक्शन ऑफ अ चार्ज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।